हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी। क्लियर है? तो चैप्टर हमारा जल संसाधन चल रहा था। लेसन नंबर 3 को हम लोग पढ़ रहे थे, वाटर रिसोर्सेस को हम लोग पढ़ रहे थे कि जल संसाधन क्या है। चलिए आगे पहुंचते हैं। तो जल संसाधन आप देख लीजिए और वाटर रिसोर्सेज की जो समस्या है आपने देखा, जल संसाधन किस प्रकार से है, क्या क्या स्थिति है, शहरों में किस प्रकार की समस्या बनी हुई है जल संसाधन को लेकर और क्या क्या स्थिति हम यहाँ पर आपका देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपने ये सब देख लिया, बांध वगैरह का यूज देख लिया आपने कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा और क्यों कहा ये भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इन बांधों के चलते कृषि, आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय व्यवस्था, ये सब चीजें क्या होंगी आपका समन्वित रूप से होंगी और इन सबको हमको देखना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा, नदियों पर बांध बनाने, उनका बहाव नियंत्रित करने और प्रकृति अभाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण कम है अधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता है। इससे नदी का तल अधिक चट्टानी होता है। नदी जलीय जमाव, आवास, भोजन की कमी है। बांध नदी के टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतुओं में जलीय जीव नदियों में स्थानांतरित अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान बने जाने से जलाशय द्वारा मौजूद वनस्पति मिट्टी जल में डूब जाते हैं और कालांतर में अपशिष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? बहुउद्देशीय परियोजना, बड़े बांध एक पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण बने हैं। परियोजना का मुख्य विरोध स्थानीय समुदाय की बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन और आजीविका और संसाधन से लगाव और नियंत्रण के बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ा। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उन्हें जमींदार और बड़े किसानों पर, उद्योगपति और कुछ नगरीय केंद्र को गांव के भूमिहीन कर लीजिए। वास्तव में ऐसी परियोजना से उनको लाभ उठेंगे। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फलस्वरूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहा है और मृतकों के लवणीय और गंभीर जैसी पारिस्थितिकीय कार्य परिमाण हो रहे हैं और इससे अमीर भूमि तालुकादार और गरीब भूमिहीन के बीच सामाजिक दूरी बढ़ रही है। सामाजिक आपका परिदृश्य बदल दिया है, जैसा कि हमने देख सकते हैं कि बांध उसी जल को अलग उपयोग या लाभ वाले के बीच संपर्क पैदा करते हैं। जब गुजरात में साबरमती बेसिन सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र आपूर्ति देने से परेशान, उपद्रवों और बहुउद्देशीय के लाभों के बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। कह रहे इन सब चीजों को लेकर जो झगड़े हैं वो आम होते जा रहे हैं, ये चीजें बढ़ती जा। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ जो जनजातीय लोग, किसान और पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता हुआ मूल रूप से शुरू हुआ। यह आंदोलन जंगल में बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से स्थापित गरीब लोगों को सरकार के संपूर्ण पुनर्वास सुविधा को दिलाना था। लोगों ने सोच लिया था कि यात्रा यथा नहीं है, विस्थापन का शोक स्वीकार किया गया। विश्वास है कि सिंचाई का प्रयास और माला माल हो जाए। रिहंद के
उत्तर जीवी में यहाँ बताया गया है कि अपने कष्टों से देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु 30 साल के अनुभव के बाद उनकी आजीविका और जोखिमपूर्ण हो गई। पूछते जा रहे हैं कि हमें देश के लिए कुर्बानी के लिए क्यों चुना है। जो लोग बाढ़ क्षेत्र में डूब जाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमको आपका कुर्बानी के लिए ही क्यों चुना है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध गुजरात और नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध है, अगर आप इसको देखोगे तो ये कहाँ बना हुआ है, ये गुजरात और नर्मदा नदी पर। भारत में एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो कितनी बड़ी परियोजना है इसमें, जो 4 राज्य सम्मिलित हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्लियर है। नर्मदा में और 9,490 गांव तथा 1,173 कस्बे हैं। राजस्थान में 124 गांव के सूखा प्रदेश में मरुस्थलीय भागों में जल की आवश्यकता होगी। अगर हम बांध बनाते हैं तो कुल मिलाकर गुजरात के 9,490 गांव, 173 कस्बे हैं, 124 गांव आपके गुजरात के। ये जो सूखा प्रदेश है जहां पर आपकी पानी की सुविधा नहीं है, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र है, उन जगह पर जल की सुविधा को बड़े आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सकता है सरदार सरोवर बांध बनाकर, जो आपका नर्मदा नदी पर है। इसलिए सरकार का प्रयास है कि सरदार सरोवर बांध बनाया जाए, जो मुख्य रूप से इधर है। क्लियर है। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़े। अब ये भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहां जहां पर आपके बांध बने हुए। क्लियर है। अब बहुत फेमस बांध से शुरुआत करते हैं। टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, कमाला प्रोजेक्ट है, ये है कोटा बैराज, ये है आपका गांधी सागर, और जिसके हम अभी पढ़ रहे थे सरदार सरोवर बांध, वो यहाँ है इन जगह पर। ये आपका नरोरा वाले क्षेत्र में भी है, रिहंद, हीराकुंड, कोनार, तिलैया, चमेत, मेथेन। ये दामोदर नदी पर जो है 5 बांध है, 1 2 3 4 5, ये 5 बांध है। और इन 5 बांधों को भी बनाया गया था आपका दामोदर नदी पर, ठीक लंदन की थेम्स परियोजना के तहत। जैसे वहां 5 बांध बंधे हुए, इसी प्रकार से यहाँ भी बनाया गया था। ऐसे ही बांध बना हुआ है गोदावरी पर, कोयाना कृष्णा पर, तुंगभद्रा, कृष्णा सागर पर, मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, पेरियार पर। ऐसे और छोटे मोटे बहुत सारे बांध हैं, ये पुराने बांध हैं जो आपके बने हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो बांध का महत्व है वो क्यों है, और इस महत्व को भी आप अच्छे से देख चुके हैं। नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। एक विडंबना यह है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए जाते हैं, उनके लिए जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से बाढ़ आने के कारण अत्यधिक वर्षा में होने की दशा में बड़े बांध कई बाढ़ नियंत्रण में आपस में विफल रहते हैं। हमने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांध के बड़े छोले जल की वजह से स्थिति और विकट हो गई है। बाढ़ों ने न केवल जान माल को नुकसान पहुंचाया है, अपितु बृहद स्तर पर आपका मृदा के अपरदन भी हुआ है। कैसे हुआ है, जो मृदा है उसका अपरदन भी हुआ है। बांध जलाशयों में तलछट में जमाव होने के कारण ही तलछट, जो एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ मैदान तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण निम्नीकरण की समस्या बढ़ गई है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना और बढ़ जाती है। ऐसी है, भूकंप आने की संभावना और बढ़ जाती है, और उपयोग जल जनित बीमारी, फसल कीटाणु बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल का संग्रहण हम लोग देखते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजना अलाभप्रद है, उन पर उठे विवाद के चलते और वर्षा जल संग्रहण इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यर्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय संसाधनों के साथ साथ यहाँ लोगों में वर्षा पद्धति और मृदा गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उनके स्थानीय परिस्थितियों
और उनकी आवश्यकताएं वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ संग्रहण के तरीके विकसित कर जाते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र के लोग गुल अथवा पुल यानी कि पश्चिमी हिमालय जैसी वहिका नदी के द्वारा धारा का रास्ता बदलकर सिंचाई के लिए बनाते हैं। क्लियर है? तो सिंचाई की सुविधा भी करते हैं। तो ये सारे कारणों को आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए आपने, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े। कह रहे पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का पानी को एकत्र करने के लेकर छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। कह रहे कि जो बारिश होती है उस बारिश के पानी को छत पर इकट्ठा कर लेते हैं। कह रहे ऐसा करना वहां आम है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में के लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं। कह रहे जो वेस्ट बंगाल है उसमें जो बाढ़ आती है उस बाढ़ के मैदान में लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में सिंचाई के लिए नालियां बना देते हैं ताकि पानी अंदर आ सके और सिंचाई कर सके। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोगी लाया जाता है। राजस्थान जिले में जैसलमेर में खदान और अन्य क्षेत्र में जुहाड़ के इलाके इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कैसे हैं ये प्रमुख उदाहरण जो है इसमें दिखाए गए। एक राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित के लिए भूमि टैंक अथवा टंका हुआ है। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना हो सकता है। फलोदी एक घर में 6.1 मीटर का गहरा, 2.4 मीटर लंबा, 2.4 मीटर चौड़ा टंका था। यह टंका सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न अंग है। ठीक, तो हमको ये सारी चीज इसमें देखनी चाहिए, किस प्रकार से है, कैसे कैसे वर्षा का जल है, क्या कुछ है, इन पर हमको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। देखिए बारिश हो रही है, छत पर उस जल को एकत्रित किया जा रहा है हैंडपंप के माध्यम से, फिर उसको गड्ढे में पहुंचाते हैं और उसी को वापस यूज करते हैं। तो ये तरीका बड़ा पुराना है जिससे हम सब ये चीजें इसमें प्रयोग की जाती है। क्लियर है? देखेंगे आप इन्हें। और देखिए कुल एक ग्रामीण तालाब बनाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ग्रामीण तालाबों में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, जिसके मुख्य आंगन या बांगन बनाए जाते हैं। घरों में ढलवा छत से पाइप के द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी नालों से होकर भूमिगत टांका यानी कि टैंकों में पहुंचता है और वहां से एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों के साफ करके प्रयोग होता है और उसको संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बारे में हम वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। टंका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु में संग्रहित किया जाता है। इसके लिए जल की कमी, ग्रीष्म ऋतु में पानी की उपलब्धता और वर्षा जल में फलावर पानी जैसे क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल उत्तम रूप समझा जाता है। घरों में टैंकों के साथ साथ एक भूगत कमरे बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह है एक स्रोत कमरे में ठंडा रखा जाता है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में राहत मिलती है। ये राहत हम लोग इसको देखते हैं। यह दुख की बात है कि पश्चिमी राजस्थान वर्षा जल संग्रहण की रीतियां इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम रही है। हालांकि कुछ घरों में टंकों की सुविधा में अभी भी क्योंकि नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, सौभाग्य से आज भी भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का तरीका लाया जा रहा है, जो कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव में गठाथूर में ग्रामीण ने अपने जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छत पर वर्षा संग्रहण जल की व्यवस्था की है। क्लियर है? जी है। इस गांव में लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है कि इस गांव में वर्षा के जल संपन्न आख्याति अर्जित की है। ये प्रयोग कहता है कि वर्षा को जल का संग्रहण करने के बारे में अधिक जानकारी आप इस पे देख सकते हैं। कह रहे कर्नाटक का मैसूर डिस्ट्रिक्ट है और गंटाथूर गांव है। पूरे गांव में क्या होता है, जैसे बारिश होती है छत पर पानी आता है, उस छत को पाइप के माध्यम से गड्ढों में ले जाते हैं और उसको पानी को रिचार्ज करते हैं।
कह रहे हर गांव में होता है, हर वर्ष लगभग 100 मिलीमीटर आपकी वर्षा होती है, 1000 मिलीमीटर, और उसको इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। अब देखिए ये प्रिजर्वेशन का पैटर्न ही तो था, ये क्या हो रही है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ वर्षा का जल हम इकट्ठा करते हैं और पाइप के माध्यम से स्टोर करते हैं टैंक में और इसको संरक्षित करते हैं। ऐसे तरीके से हम वर्षा के जल से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं और उस पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।